अवध पंच की ओर से मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज एक बार फिर मैं बात करूंगा पश्चिम बंगाल के चुनाव की और किसान आंदोलन की, यानी किसान आंदोलन और बंगाल का चुनाव एक साथ। इसलिए कि किसान इस समय बंगाल पहुंच गए हैं, उनकी रैलियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, भाषण हो रहे हैं, वो अड्डों पर जा रहे हैं और ये जो चर्चा है ये खासी बड़ी हो गई है बंगाल में। और उसके बारे में बात न करना एक तरह से एक चूक होगी जो पत्रकारिता के लिहाज से या किसी टीकाकार के लिहाज से उसकी ओर न देखना गलत होगा। तो इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए 105-7 दिन हो गए हैं उनको, और इस बीच में एक चीज़ जो सबसे उल्लेखनीय थी किसान आंदोलन की कि वो आंदोलन अहिंसक था, शांत था और अराजनीतिक एक तरह से कहिए तो था। उन्होंने यह तय कर लिया था कि किसी राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि या कोई राजनीतिक दल उनके मंच पर नहीं आएगा, कोई नेता उनके मंच से भाषण नहीं करेगा, और उन्होंने इसका पूरा पालन किया। लेकिन एक दिन बैठे बिठाए संयुक्त किसान मोर्चा ने यह निर्णय किया, और ये निर्णय मामूली नहीं है, बहुत बड़ा था उस आंदोलन की दृष्टि से भी और तमाम समाज की दृष्टि से भी, कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके प्रतिनिधि उन 5 राज्यों में जाएंगे जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और विधानसभा के चुनाव में जाकर वो राजनीति नहीं करेंगे, उनको चुनाव नहीं लड़ना है, उनको कोई पद हासिल नहीं करना है, और उनको ये भी नहीं कहना है कि किस राजनीतिक दल के पक्ष में लोग मतदान करें। उनको सिर्फ इतना कहना है कि एक राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान न करें जिसने ये 3 कानून बनाए हैं, और वो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। इसको छोड़कर आप जिसे चाहें वोट दे दें। किसानों के इस आंदोलन का ये जो चरण है ये खासा महत्वपूर्ण है, और मुझे विश्वास है कि किसानों को इतिहास याद होगा किसान आंदोलनों का, जिसमें उनकी पहली कामयाबी हाल फिलहाल के वर्षों में पिछले 200 वर्ष में की पहली कामयाबी संगठित किसान आंदोलन की बंगाल में हुई थी। 1813 में एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उसके पहले छिटपुट आंदोलन हो रहे थे 1808, 1809, 10 से, लेकिन हर बार उनको दबा दिया जाता था। जब बड़ा आंदोलन 1813 में हुआ तो सरकार ने उस आंदोलन को दमन के माध्यम से, दमन के जरिए अत्याचार करते हुए फिर दबा दिया एक बार, और हर बार जब वो आंदोलन को कुचल देते थे तो ये मानते थे कि अब किसान खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। किसान फिर संगठित होते थे, फिर खड़े होते थे, और उनकी मांग वही थी कि वो 3 कानून रद्द कर दिए जाए, उनको हटा दिया जाए, क्योंकि उससे उनका जीवन प्रभावित होता है। वो 3 कानून क्या थे? पहला ये था कि जो हाकिम या जो नील कोठियों के मालिक अंग्रेज कहेंगे वही किसान अपने खेत में उगाएगा, यानी वो नील उगाएगा। दूसरा ये था कि जो कानून था वो ये कि खरीदार कौन होगा ये भी सरकार ने तय कर दिया था, कानून बनाकर, नियम बनाकर। दूसरा कोई उसका खरीदार नहीं हो सकता था, किसान किसी को बेच नहीं सकता था। और तीसरा ये था कि किसानों को ये कहा गया, और ये बड़ी उदारता के साथ बताया गया, प्रचारित किया गया, किसानों को भी समझाने का प्रयास किया गया कि आपको अपने खेत में काम करने का कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन सरकार ने ये व्यवस्था की है कि आपको, किसान को अपने खेत में काम करने के लिए पैसा मिलेगा। पुरुषों के लिए 8 पैसा प्रतिदिन, महिलाओं के लिए 6 पैसा, और अगर बच्चे काम करते हैं तो 3 पैसा। ये लगभग उस समय के हिसाब से, 200 वर्ष के पुराने समय के हिसाब से ये रकम छोटी नहीं है, इसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। लेकिन किसानों को ये पैसा भी मिलता नहीं था पूरा।
उनसे कहा जाता था कि वो कभी पेड़ के नीचे सो गए, कभी खाने में उन्होंने ज़्यादा वक्त लगा दिया, कभी हल चलाने में कोताही की, कभी कुछ गड़बड़ कर दी, तो उसमें भी 2-3 पैसा उनकी मजदूरी में भी कट जाया करता था। 1813 के आंदोलन के बाद आंदोलनों की थोड़ा उनका संगठन और बेहतर हुआ, उनकी व्यवस्था बढ़ी, और वो आंदोलन जो नदिया ज़िले के आसपास हुआ करता था, एक चाउगाचा एक छोटी सी जगह थी, वहीं ये शुरू हुआ था, और चाउगाचा से फिर ये बांकुरा और बीरभूम और 24 परगना और फैलता चला गया। लगभग उस समय के बंगाल के हिसाब से बंगाल व्यापी हो गया था नील के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था किसानों का। अंग्रेज़ों को यह अंदाज़ा नहीं था कि ये इसका इतना असर लोगों पर होगा, इस तरह होगा कि लोग विरोध पर उतर आएंगे, सड़कों पर विरोध पर उतर आएंगे। लेकिन सरकार को एक चीज़ समझ में आ रही थी कि जो मध्य वर्ग है, जो किसान नहीं है, शहरों की में रहने वाली आबादी है, वो किसानों के पक्ष में उस तरह नहीं है। इसी बीच 1835 के आसपास की बात है, बंगाल के डाक विभाग में एक साहब काम करते थे, दीनबंधु जी, दीनबंधु मित्र। वो डाक के काम के लिए उनको नाव लेकर कभी इस गांव कभी उस गांव जाना पड़ता था, और वो जिस गांव जाते थे वहाँ उनको अंग्रेज़ों के अत्याचार और दमन की खबरें मिलती थीं। लोग बताते थे, बिलखते हुए, रोते हुए उनसे अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करते थे। उनको ये लगता था कि ये सरकारी कर्मचारी हैं, हो सकता है इनसे कोई मदद हो जाए। दीनबंधु मित्र उन्हें समझाते रहे कि वो कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन लोग इस सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि दीनबंधु मित्र मदद तो नहीं कर पाए, पर वो एक डायरी और कलम हमेशा साथ रखते थे। वो ये किस्से सुनकर लिख लेते थे। ऐसी कई डायरियां दीनबंधु मित्र के पास एकत्र हो गई। इतने किस्से उसमें दर्ज थे। एक दिन नाव से वो किसी गांव जा रहे थे कि अचानक नाव पलट गई और दीनबंधु मित्र नदी में गिर पड़े और डायरी भी गिर पड़ी उनकी। मित्रा जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। 2-3 लोगों ने और छलांग लगा दी नदी में और दीनबंधु मित्रा को बचाते, लेकिन दीनबंधु मित्रा का हाथ और आंखें अपनी डायरी पर लगी हुई थी। उन्होंने लपक के अपनी डायरी पकड़ी और जब बाहर निकाला गया तो डायरी के पन्ने तो गीले हो गए थे, लेकिन बचे हुए थे, सलामत थे। दीनबंधु मित्रा को लगा कि ये सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है। इस बीच किसानों का चाउगाचा में एक बड़ा संगठन तैयार हुआ, वही नदिया ज़िले वाला, और वहाँ आंदोलन की फिर शुरुआत होने को हुई 1859 में। मित्रा को लगा कि उस आंदोलन के पक्ष में, समर्थन में, किसानों के लिए, किसानों के हक में खड़ा होना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने अपनी डायरियों को एक नाटक के रूप में परिवर्तित किया, जिसका नाम उन्होंने रखा नील दर्पण। अब इसका किस्सा बहुत मजेदार है। उस नाटक का दीनबंधु मित्रा ने नाटक लिख दिया, उसका कलकत्ता में मंचन हुआ। जब मंचन हुआ तो उसमें तमाम जो नामी गिरामी लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, उनको आमंत्रित किया गया नाटक देखने के लिए। खबरें लोगों तक पहुंच रही थी कि अंग्रेज़ अत्याचार कर रहे हैं, किसानों के साथ बेईमानी हो रही है, वहाँ जो है उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन उसको पहली बार देखना और एक ऐसे व्यक्ति की नज़र से जो लगातार पूरी बात प्रमाण के साथ रख रहा हो, गांव दर गांव एक एक किस्सा बयान कर रहा हो, वो एक नई चीज़ होने वाली थी। तो ईश्वरचंद विद्यासागर उसमें थे, माइकल मधुसूदन दत्त थे, तमाम बड़े लोगों को उसमें आमंत्रित किया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर आगे की सीट पर बैठे थे। नाटक शुरू हुआ तो उसमें एक किसान है, साधुचरण, जिसकी बेटी को अंग्रेज नील कोठी का मालिक उठवा लेता है, ब्याह विचार करता है, गालियां देता है, मारता पीटता है, उसके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार करता है, चीखते चिल्लाते हुए, कि माइकल मधुसूदन दत्त ने तो सिर घुमा लिया। और ईश्वरचंद विद्यासागर को इतना गुस्सा आया
कि वो ये भूल गए कि वो नाटक देख रहे हैं, और कोई अभिनेता है जो पीपी रोज नील कोठी के मालिक का अभिनय कर रहा है, उन्होंने पैर से चप्पल निकाली और वहीं से खींच के मारा। इस घटना का बहुत व्यापक प्रचार हुआ, अखबार में हर जगह ये खबर छपी कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने की प्रतिक्रिया ऐसी थी तो स्थितियां कैसी होंगी, आप कल्पना कर सकते हैं। बाद में ईश्वरचंद विद्यासागर के चप्पल फेंकने की घटना पर एक नाटक लिखा गया और तमाम चीज़ें। तो ये 1859 का आंदोलन अचानक, जो सिर्फ किसानों का आंदोलन था, लोगों का आंदोलन बन गया। लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए, किसानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे उसके विरुद्ध मुखर होकर बोलने लगे। सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा, तो उसने एक आयोग गठित कर दिया। इस बीच एक दिन माइकल मधुसूदन दत्त को यह नाटक इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बैठकर एक रात में पूरे नाटक का अंग्रेजी अनुवाद कर दिया। एक चर्च था वहां, गिरजाघर था, उसके पादरी थे जेम्स लॉन्ग। जेम्स लॉन्ग ने उसकी भूमिका लिखी क्योंकि वो भी किसानों के आंदोलन के समर्थन में थे। जेम्स लॉन्ग की भूमिका, माइकल मधुसूदन दत्त का अनुवाद इंग्लैंड में छपा, और जब छपा तो जो बंगाल में आम लोगों पर प्रभाव पड़ा था, वही प्रभाव जो ब्रिटेन के लोग थे उन पर पड़ा और सांसदों पर पड़ा, और ये चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंच गई। ये कहा जाने लगा कि ये कानून, जो तीनों कानून हैं, नियम हैं, इनको निरस्त किया जाए, रद्द कर दिया जाए। सरकार ने जो आयोग बनाया था 1860 में, उसकी रिपोर्ट आई, वो भी किसानों के पक्ष में गई, और अंततः अपना टीन टंबर अंग्रेजों को, नील कोठी के मालिकों को बंगाल से उठाना पड़ा। किसान जीत गए, और वो पहली बड़ी जीत थी किसानों की संगठित रूप से, बंगाल में भी, भारत में भी। किसानों ने अपनी शक्ति प्रदर्शित कर दी, और चूंकि वो शांत रहे, लगातार वो विरोध कर रहे थे, विद्रोह नहीं कर रहे थे उस तरह से, तो उनकी बात लोगों ने सुनी, उन्हें विवश होकर सुननी पड़ी। लेकिन अंग्रेज हार नहीं माने इतने से। उन्होंने वहां से तो टीन टंबर उठाया और लाके उसको चंपारण में लगा दिया। 12 में, चंपारण के 12 में पहली नील फैक्ट्री लगी थी। नील कोठी पहली 12 में बनी, फिर राजपुर में बनी, फिर उसके बाद तुर्कौलिया में बनी। ये अर्ली 3 कोठियां हैं। बाद में तो वहां 125 से ज़्यादा नील की कोठियां और नील के कारखाने, फैक्ट्रियां लगाई गईं। एक ज़माने में ऐसी स्थिति थी चंपारण की कि उसे सबसे ज़्यादा औद्योगिकृत ज़िला माना जाता था, और इतना महत्वपूर्ण माना जाता था कि उसकी, अगर वहाँ एक मामूली सा पत्ता भी खड़के तो उसकी चर्चा दिल्ली तक होती थी और हाउस ऑफ कॉमन्स में भी होती थी। तो चंपारण की उपेक्षा नहीं हो सकती। लेकिन जब गांधी पहुंचे तब तक नील की खेती का रकबा घटने लगा था, कम हो गया था। नील का महत्व भी उस तरह नहीं रह गया था। जो अंग्रेज ये प्रचारित करते घूमते थे कि यह सभ्यता और संस्कृति का मामला है, जो नील लगा कपड़ा नहीं पहनता वो असभ्य है, असंस्कृत है, वो परेशान था क्योंकि उसकी कमाई घट रही थी। जर्मनी ने रासायनिक नील बना दिया था, वो सस्ता पड़ता था। लेकिन चंपारण में नील की खेती उखड़ी नहीं, उजड़ी नहीं। 1917 में जब गांधी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चंपारण के जो नील विरोधी किसान हैं वो अपनी प्रतिक्रिया हिंसक होकर देते हैं। गांधी ने उस आंदोलन की दिशा बदली, उसे अहिंसक बनाया, सत्याग्रह पर जोर दिया, और जो जीत चाउगाचा में, नदिया ज़िले में मिली थी, उसके 60 साल बाद किसानों ने 1918 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। दोनों बार नील केंद्र में था, लेकिन दोनों बार भूमिकाएं अलग अलग लोगों की थी। पहली वाली में भूमिका एक नाटक की थी,
और दूसरी में गांधी की। ये आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन वो जो स्थितियां थीं, उसे संयोग कहिए या जो भी कहिए, वो 3 कानूनों का विरोध 200 साल पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। किसान सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं जो उस समय कर रहे थे कि इन 3 कानूनों को निरस्त कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त उनकी कोई मांग ऐसी है नहीं। तो क्या ये वही स्थितियां हैं? क्या हम इतिहास वाकई उसके पन्ने पलट कर देख रहे हैं? क्या इस बीच में 200 बरस में कुछ नहीं बदला है? हम वही खड़े हैं? और क्या जो चाउगाचा का, नदिया का, बंगाल का किसान आंदोलन था, उसकी जीत और चंपारण के किसान आंदोलन की जीत एक बार फिर किसान आंदोलन की जीत की तरह समाप्त होगी? ये सवाल हैं जिसने शायद संयुक्त किसान मोर्चा को ये समझाने में, ये समझने में मदद की होगी कि राजनीति न करें, लेकिन राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास इस आंदोलन का एक हिस्सा बने, और वो बंगाल के चुनाव में उसका प्रभाव अगर आता है, अगर दिखता है, तो किसान आंदोलन की जीत वो भले ना हो, उसकी दिशा में एक कदम होगा। तो आज अवध पंच में इतना ही भैया। अगली बार किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और awadhpanch@gmail.com पर लिखते रहिए। आपकी प्रतिक्रिया से हमें अपना कार्यक्रम बेहतर करने में, बनाने में मदद मिलेगी। तो ज़रूर लिखिए हमें, और अगले अंक में मुलाकात तक के लिए विदा दीजिए। राम राम।